जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो जैसा हम लोग पहले भी बीपीएससी का PYQ एनालिसिस किए थे और उसमें था कि एक पूरा पेपर ही सॉल्व किए थे जो कि हर एक सब्जेक्ट का उसमें मिसलेनियस ही था। लेकिन अब हम अभी से 17th री एग्ज़ाम जो हुआ और 17th बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से लेकर 65वीं बीपीएससी तक ये जो 5-6 साल का क्वेश्चन बैंक है, इसको हम सब्जेक्ट वाइज कर लेंगे तो ज़्यादा दोनों को भी आसानी होगा, आपको भी और हमें भी, कि सब्जेक्ट वाइज रिवीजन हो जाएगा। एक तरह से सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा PYQ भी हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले हम हिस्ट्री को ही लेंगे क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा एक कोर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे कोर सब्जेक्ट हैं। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों हम कवर करेंगे। 70वीं री एग्ज़ाम जो बीपीएससी हुआ था, वहाँ से लेकर 65वीं बीपीएससी तक। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। एक बात हम पहले भी बताएं PYQ एनालिसिस करने में, अभी भी बता रहा, चाहे एग्ज़ाम हो या घर पर आप एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा पेन के साथ करना है। और जहाँ भी नहीं लिखा रहे तुरंत उसको सर्किल में लेना, या असत्य लिखा रहे या लिखा रहे कि सत्य नहीं है, जैसे लिखा रहता है ना कि ये इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, तुरंत उसको गोला कर लेना है, घेरा में लेना है सर्किल में, और तुरंत वहाँ पे लिख देना अपने पेन से कि इसमें कौन सा गलत है, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। इसी तरह जैसे यहाँ देखिए, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, तो जैसे वल्लभी भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, लेकिन नागपुर जो है नहीं था। ये सारे नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला प्राचीन बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी रहे। इससे भी पहले हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाने थे कि इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुआ है, तो 5वीं सदी में आपका इसका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। किसके समय हुआ, तो कौन किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। और यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म और दर्शन के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। आप कमेंट में ये बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको जलाया कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको कौन जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। वहीं अगर जबकि बात करें हम विक्रमशिला की, तो विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8वीं सदी में हुई थी। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे एक दिन में 10 ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व करें और एनालिसिस करें, बशर्ते उसका ऑप्शन के साथ, उससे रिलेटेड होने वाले बिंदुओं के साथ हम सॉल्व करेंगे। ताकि सॉल्व तो हम 10 क्वेश्चन का करेंगे, लेकिन वो 40-50 क्वेश्चन के बराबर का होगा। इसमें देखिए आप, इसमें केवल टिक लगा के नहीं निकले, बशर्ते नालंदा का एक बार रिवीजन हो गया कि 5वीं सदी में इसकी स्थापना हुई, कुमारगुप्त प्रथम ने किया। और ये भी हम बताते हैं कि इसको जो जलाया था वो बख्तियार खिलजी था जो कि इसे जलाया था। आगे देखते हैं हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो ये 8वीं सदी में इसकी स्थापना हुई। ये बौद्ध धर्म के महायान स्कूल के अध्ययन के, यानी आप जानते थे कि बौद्ध, जैसे हम इस वीडियो में, इस चैनल पे एक वीडियो भी आपका अवेलेबल होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसमें बताया है आपको कि महायान और हीनयान संप्रदाय में बौद्ध धर्म आगे चल के बट गया था। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये किससे संबंधित था, तो महायान संप्रदाय से ये संबंधित था, अध्ययन केंद्र था। और तथा पूरे भारत और विदेश से विद्वान यहाँ आते थे विक्रमशिला में भी। वहीं अगर जबकि हम बात कर लें और विश्वविद्यालय की, तो वो आपका हो जाएगा, जैसे सारनाथ विश्वविद्यालय है, वाराणसी में है। आपका तक्षशिला है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, इसकी स्थापना 5वीं सदी ये आपकी शताब्दी में हुई थी। इस तरह से हम देखते आएंगे। आगे हम देखते हैं भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, तो चित्रकूट मंदिर, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चित्रकूट क्षेत्र जो है ये उत्तरी विंध्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तरी विंध्य में अवस्थित है, उत्तरी विंध्य में अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद और मध्य प्रदेश के सतना जिला में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में फैला है। और इसलिए इसको आंसर जो है माना गया है मध्य प्रदेश। चित्रकूट क्षेत्र में जो है और बहुत सारे आपका मंदिर हैं, जैसे कि रामघाट, हनुमान धारा, सती अनसुईया मंदिर, गुप्त गोदावरी, इस तरह करके जानकी कुंड आदि बहुत सारे प्रमुख भी वहाँ पे हैं। आगे हम देखें तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, दुनिया की जो है सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है।
ये मेसोपोटामिया जो है दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह सभ्यता जो है आपका दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में हुआ। इसका जो विकास है वो दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में हुआ है। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसे जो है सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी वगैरह में कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो मेसोपोटामिया को। उसमें सिंधु घाटी मत लगा दिया क्योंकि सिंधु घाटी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यहाँ पे अगर जगह दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है तो मेसोपोटामिया, जिसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपका हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद शासक घनानंद को पराजित किया। किसको किया? तो नंद शासक घनानंद को पराजित किया करके मौर्य वंश की स्थापना की। वहीं हम बात करें इसके राजधानी कहाँ था तो मौर्य साम्राज्य का तो पाटलिपुत्र। इसका राजधानी कहाँ था तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है इसका राजधानी था, जो कि बिहार में पड़ता है पाटलिपुत्र। और कुछ इससे संबंधित अगर जबकि हम शासकों का नाम लें तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, खुद ये चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपका बिंदुसार है, अशोक है, ये सब ऐसे हैं जो कि बहुत ही इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में गिने जाते हैं। वहीं अगर जबकि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें हम तो वो थे आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे वो बृहद्रथ मौर्य, ये बृहद्रथ जो थे ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मौर्य साम्राज्य के जो है ये अंतिम शासक थे बृहद्रथ। आगे हम देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, तो अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लिपि थी वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि, और खरोष्टी लिपि भी लिखी जाती थी। खरोष्टी या ब्राह्मी लिखी जाती लेकिन ब्राह्मी जो है वो ज़्यादा प्रचलित थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेखों खरोष्टी में भी मिले हैं। आगे जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हाँ अशोक के स्तंभ से क्या क्या हमें मालूम चलता है, इससे क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, और ये सब हम आगे देख लेंगे। इसमें अगर जबकि बात करें तो पाली जो है, पाली यह भी एक भाषा है, और संस्कृत भी ये जो है गुप्त काल में ज़्यादा प्रयोग हुआ। संस्कृत जो कब प्रयोग ज़्यादा हुआ तो गुप्त काल का भाषा इसे माना जाता है संस्कृत को। लेकिन अशोक जो है ब्राह्मी लिपि में ये अपना किए थे सारा, करीब करीब अधिकांश जो अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में ही था। और सामरी की बात करें तो ये जो है पश्चिमी एशिया की एक लिपि है। कहाँ की है तो पश्चिमी एशिया की, इसे ध्यान रखिएगा आप, सामरी पश्चिमी एशिया की। क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे बीपीएससी में ये मान लिया जाए ये पिछले वर्ष पूछा है ये प्रश्न, तो इसका जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड चाहे बीपीएससी हो या बीपीएससी जो अभी TRE 4 चल रहा है एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं तो और एसएससी वगैरह का कोई एग्ज़ाम है, PCS का और कोई एग्ज़ाम है, तो इसका ऑप्शन से जो है क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा चांस बन जाता है। इसलिए हम आप देखते होंगे कि जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ऑप्शन बेस्ड भी एनालिसिस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है उसको भी थोड़ा थोड़ा टच कर लें। आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? फिर यहाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका सांची। सांची जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। वहीं सुसीमा का बात करें तो सुसीमा आपका जो है बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। ये कौन था तो बिंदुसार का बड़ा पुत्र था, और ये राज्यपाल भी था। राज्यपाल था कहाँ का तो तक्षशिला का ये राज्यपाल था। सुसीमा जो है, जैसा हम याद कर पा रहे हैं, सुसीमा जो है तक्षशिला का राज्यपाल भी था। अगर विष्णुगुप्त का बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार भी थे। और रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख का बात करें तो यह लगभग जो है 150 ईस्वी में लिखा गया था। और इस अभिलेख से जो हमें ये पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जो है जीतकर शासक के अधीन लिया था, यानी कि सौराष्ट्र के विजय तक भी इससे पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? या ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या जिसकी
ये इम्पोर्टेंट यहाँ था कि जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो वो आपका हो जाएगा लोथल, क्योंकि कालीबंगा भी है लेकिन पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध किसका था। तो अगर ध्यान रखिएगा तो ये इधर का नहीं बल्कि इधर पश्चिमी एशिया का, इधर का बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा लोथल। आगे ध्यान देंगे हम कि गुजरात का जो है लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमाण मिलता है। आगे जो प्रश्न आपका है वो है झांसी के पास देवगढ़ और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। पहले तो आप जान लें कि आर्ट एंड कल्चर जब हम आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें मंदिर स्थापत्य कला का जो भी शैलियाँ हैं और मूर्ति कला का जो शैलियाँ हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इतना ध्यान रखेंगे कि झांसी के पास जो देवगढ़ और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है की मूर्तियाँ हैं वो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। या यहाँ पे तो गुप्त कला डायरेक्ट एक लिखा गया है। चलो एक शॉर्टकट में आप ये ध्यान रखिएगा कि गुप्त कला को भारतीय कला स्थापित और मूर्ति कला का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। एक सेंटेंस आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि किस काल को मूर्ति कला स्थापत्य और भारतीय कला का जो है भारतीय कला स्थापत्य और मूर्ति कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो वो आपका हो जाएगा गुप्त काल। कौन सा काल? तो गुप्त काल हो जाएगा। नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। ये आपका 70वीं बीपीएससी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी। तो आपका हो जाएगा कुरुबुर या कुरूर जो है ये आपका चेर राजवंश की राजधानी थी। अगर चेर वंश के बारे में कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट देखें तो ये दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया है, जो कि वर्तमान में जो है केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग हैं। कहाँ था? तो केरल और तमिलनाडु के जो कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं, केरल और तमिलनाडु। आगे देखें 10वां नंबर प्रश्न, तो निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, जिसे पहले कामरूप भी कहा जाता था। तो इसका आपका हो जाएगा भास्कर वर्मन। ये भी एंशियंट में बहुत ही इसका अच्छा कहानी लिखा गया। हर्ष भास्कर वर्मन की दोस्ती का मतलब कि किस तरह से ये एक दूसरे को सहायता किए थे भास्कर वर्मन और हर्ष। तो कामरूप के शासक भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के समकालीन थे। कभी कभी इस तरह से भी आपका मैचिंग कहा जाता है ABCD और इधर 1 2 3 कौन किसके समकालीन है। तो जो आप ध्यान रखिएगा कि भास्कर वर्मन जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे और दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध है। कैसा संबंध था दोनों के बीच? तो मैत्रीपूर्ण संबंध था। और ये जो असम है, जो असम पहले इसे कामरूप कहा जाता था। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? वह वाकटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उसका प्रभाव उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में दक्कन तक था। वह विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था। उपयुक्त में 1 से अधिक। इसमें जो है BPSC इसका आंसर माना है उपयुक्त में 1 से अधिक, जिसमें कि आपका इसका आंसर हो जाएगा ये तो दूसरा नंबर हो जाएगा कि वह वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक इसका प्रवरसेन नहीं था, बल्कि प्रवरसेन का जो उत्तराधिकारी था प्रवरसेन प्रथम। ये इसका प्रवरसेन प्रथम जो है प्रवरसेन प्रथम को जो है जो कि इसका उत्तराधिकारी था उसको वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। तो यानी कि इसका आंसर ये तो नहीं होगा। अब बोला गया उपयुक्त से 1 से अधिक, यानी कि इसका आंसर आपका D भी हो जाएगा। और जो कि इसमें एक ऑप्शन जो है छूट चुका है, जिसका उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये इसका एक और ऑप्शन था। एक तो B नंबर आपका हो जाएगा कि उसका प्रभाव उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में दक्कन तक था और ये वह विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था। तो ये नहीं होगा। इसका आंसर एक और था ऑप्शन नंबर D, वो इसमें नहीं दिया गया, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, लेकिन इसका B और D था, यानी उपयुक्त में 1 से अधिक था। 12वां नंबर प्रश्न देखें तो प्राचीन बिहार में हर्यक वंश का स्थापना किस महान शासक ने की। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो आपका बिंबिसार था, जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इस साम्राज्य का जो है
वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार था। आगे देखते हैं, तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो आपका हो जाएगा नंद वंश। नंद वंश जो है मगध के, अगर जबकि प्रमुख क्रम में देखें हम मगध पर कौन कौन से वंश शासन किए थे, तो उसका अगर जबकि हम देखें तो हो जाएगा आपका पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, और उसके बाद शुंग, फिर कण्व वंश। तो यहाँ पूछ रहा है कि शिशुनाग के बाद कौन सा? तो नंद वंश। ये आपकी कालक्रम जो है, क्रम जो ये याद रखिएगा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व वंश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आजीविका संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आजीवक होगा, आजीविका नहीं बल्कि ये आजीवक होगा। आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें विजय उपयुक्त में एक से अधिक था इसका आंसर। इसमें भी एक ऑप्शन आपका छूट रहा है, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन था। फिलहाल इसका आंसर जो था एक से अधिक था। इससे हम बाद में 14 नंबर प्रश्न को बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक ऑप्शन गायब दिख रहा है। आगे देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस प्रशासन में था? तो मराठा प्रशासन में जो अष्टप्रधान था, मराठा प्रधान में जो है अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान में जैसे पेशवा था, आमत था, पंडित राव था, और सुमंत, वाकिया, सचिव, ये सारे ये सब जो थे, न्यायाधीश, ये सारे अष्टप्रधान के अंतर्गत आते थे। तो छत्रपति शिवाजी ने 1674 में अष्टप्रधान परिषद का गठन किया। तो ये एक बात, मराठा प्रशासन तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अष्टप्रधान परिषद का गठन किसने किया था? तो छत्रपति शिवाजी ने किए थे। इसमें पेशवा, आमत, सुमंत आदि प्रमुख पद थे। तो ये था, आज हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। फिर आगे हम 15 क्वेश्चन करके, इस तरह करके 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इस तरह कर करके हम आगे भी इसका डिस्कशन PYQ एनालिसिस जारी रखेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।